पैराबोलिक परवलयाकार होगा। इनके डेरिवेशन भी सोल्व किए होंगे आपने 12वीं क्लास में, अगर आपको याद आ रहा हो। ठीक है। सर्पिलाकार बेटा तब होता है अगर वो किसी एंगल पे, अगर मैग्नेटिक फील्ड में मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहा है तो सर्कुलर पाथ तो मूव करेगा। अगर वो किसी एंगल पे जाएगा ना तब इसका पाथ ये होगा जो सर्पिलाकार बता रहा है जो बच्चा, ये वो किसी एंगल पे होता है। परपेंडिकुलर का केस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। आपके आएगा तो परपेंडिकुलर वाला ही आएगा। ठीक है। अच्छा, मैंने क्या कहा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल, कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करेगा तो वो सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा। अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में जाएगा लंबवत उसके तो पैराबोलिक परवलयाकार पाथ को फॉलो करेगा। ये 2 पॉइंट आपको याद करने, याद ही कर लेना है। ठीक है। अरे पढ़ोगे ना आपने, अगर आपको याद आ रहा हो किसी बच्चे को 12th क्लास वाले को, जैसे मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड लिया है कागज के तल में अंदर की ओर, एक क्रॉस बताया था मैंने, इनटू द पेज होता है इसका मतलब। और मान लो कि इसमें एक चार्ज पार्टिकल जा रहा है, चार्ज पार्टिकल आवेशित कण, तो पाथ तो मूव करेगा। अगर वो किसी एंगल पे जाएगा ना तब इसका पाथ ये होगा जो सर्पिलाकार बता रहा है जो बच्चा, ये वो किसी एंगल पे होता है। परपेंडिकुलर का केस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। आपके आएगा तो परपेंडिकुलर वाला ही आएगा। ठीक है। अच्छा, मैंने क्या कहा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल, कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करेगा तो वो सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा। अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में जाएगा लंबवत उसके तो पैराबोलिक परवलयाकार पाथ को फॉलो करेगा। ये 2 पॉइंट आपको याद करने, याद ही कर लेना है। ठीक है। अरे पढ़ोगे ना आपने, अगर आपको याद आ रहा हो किसी बच्चे को 12th क्लास वाले को, जैसे मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड लिया है कागज के तल में अंदर की ओर, एक क्रॉस बताया था मैंने, इनटू द पेज होता है इसका मतलब। और मान लो कि इसमें एक चार्ज पार्टिकल जा रहा है, चार्ज पार्टिकल आवेशित कण, तो मैंने आपको बताया था कि चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगता है Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो जब को पार्टिकल जाएगा उधर को उंगलियां कर लो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को तो फोर्स लगेगा ऊपर को। अब इसकी वेलोसिटी थी, इधर को लग रहा है फोर्स। तो हम पढ़ेंगे मैकेनिक्स में जब फोर्स और वेलोसिटी 90 डिग्री के एंगल पे हो तो पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूम जाता है। तो आपको सब इन चीजों में पढ़ना नहीं है, आप सीधा से याद रखो जो हमने बताया आपको कि यहाँ पे सर्कुलर पाथ बनेगा और यहाँ पे बनेगा पैराबोलिक। बस अब ये हो गया खत्म मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर। हाँ, सर्कुलर टाइप ज्यादा पूछता है, बच्चा सही कह रहा है। अब यहाँ पे काम करते हैं हम, मैं आपको केवल 20 क्वेश्चन के अंदर ये चैप्टर खत्म करेंगे हम, 20 क्वेश्चन में। 20 क्वेश्चन अगर आपने जो मैं बोलूंगा, अगर मेरे बोलते बोलते अगर आपको इनके, अगर आपने सारी क्लासेज ली हैं और सारे क्वेश्चन का आंसर आपके दिमाग में आ रहा, समझ जाना कि चैप्टर में आप पेपर में क्वेश्चन बना के आ जाओगे, वरना फंस जाओगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यह है कि अगर पेपर में कोई आपसे पूछे कि मेरे पास में एक बार मैग्नेट है, एक छड़ चुंबक है, तो अगर मेरे पास में बार मैग्नेट होगी तो इसमें 2 पोल होंगे, नॉर्थ और साउथ पोल। तो अगर आपसे पूछे कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, चुंबकीय बल रेखाएं जो चुंबक के आसपास के चुंबकीय क्षेत्र को दिखाने के लिए हम प्रदर्शित करते हैं, तो किसी बार मैग्नेट छड़ चुंबक के आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उस मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र को दिखाने के लिए चुंबकीय बल रेखाएं होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी, उनकी डायरेक्शन कहां से कहां होती है। तो मैंने कहा था कि उनकी डायरेक्शन चुंबक के बाहर होती है नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ को। चुंबक के बाहर जो डायरेक्शन होगी वो बनेगी नॉर्थ से साउथ, और चुंबक के अंदर जाएगी साउथ से नॉर्थ। यानी कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं ये क्लोज कर्व बनाती हैं, क्लोज कर्व यानी डायरेक्शन बाहर है नॉर्थ से साउथ और अंदर है साउथ से नॉर्थ। एक बात आपको याद रखनी है। दूसरा, अगर कोई आपसे कह दे कि क्या 2 चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कट कर सकती हैं, हम कहेंगे नहीं कट कर सकती। तो इसका मैंने आपको रीजन बताया था कि 2 चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगी, अगर वो एक दूसरे को काटेंगी तो इस पॉइंट पर आप 2 स्पर्श रेखा, 2 टेंजेंट खींच सकते हैं। तो 2 टेंजेंट आपको ये बता रही है कि अगर मैंने यहाँ पे कोई कंपास रख दिया तो उस कंपास के नॉर्थ पोल पे 2 तरफ को बल लगेगा। तो यानी उसका कंपास जो होगा, ये वाला स्पर्श रेखा कहेगी कि इस कंपास का नॉर्थ पोल इधर होना चाहिए, ये वाली कहेगी कंपास का नॉर्थ पोल इधर होना चाहिए। तो एक पॉइंट पर कंपास का जो नॉर्थ पोल है वो एक ही डायरेक्शन में हो सकता है, तो ये संभव नहीं है। एक मैंने आपको बताया था इसी में, अगर चुंबकीय बल रेखाएं अगर बराबर दूरी पर हैं और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेगा। अगर ये चुंबकीय बल रेखाएं बिल्कुल बराबर दूरी पर नहीं है, अगर ये बहुत ही नजदीक नजदीक है तो यानी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, दूर दूर है यानी कि वीक मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये सारा पहले क्वेश्चन का ही पार्ट है ये। तो पहले क्वेश्चन में चुंबकीय बल रेखाओं से संबंधित हमें पता होना चाहिए कि एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं, बराबर दूरी पर बिल्कुल सीधी बनाई तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र को बताएंगी, नजदीक नजदीक है तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, दूर है तो वीक। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अगर कोई मेरे से कहे कि एक तार में करंट फ्लो कर रही है, एक स्ट्रेट कंडक्टर में, सीधे तार में, अगर सीधे तार में करंट है तो आप ये बताओ कि इसके आसपास का चुंबकीय क्षेत्र हम किस नियम के तहत बता सकते हैं। एक स्ट्रेट कंडक्टर में अगर करंट हो तो उसके आसपास का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो हम किस नियम से बताएंगे। कल ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे हम सुबह 8 बजे, आसान चैप्टर है, सबसे आसान में आएगा ऑप्टिक्स। तो आप कहेंगे सर अगर किसी स्ट्रेट कंडक्टर में करंट है तो उसके आसपास के चुंबकीय क्षेत्र के लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, राइट हैंड थंब रूल, अंगूठा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड नहीं, राइट हैंड थंब रूल, ये याद रखना। तो ये क्या कहता है कि जिस डायरेक्शन में करंट उधर को अंगूठा करो, उंगलियां कर्ल करेंगे, जैसे उंगलियां घूमेंगी वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी डायरेक्शन होगी, लेकिन इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा सर्कुलर टाइप का। वो थंब रूल से पता चला हमें, राइट हैंड थंब रूल। किसी तार में अगर करंट, देखो ये बच्चा लिख रहा ऑस्ट्रेट, बेटा अगर किसी तार में करंट है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र होगा, ये बात हमें ऑस्ट्रेट ने बताई।
ये बात हमें बताइए, वो स्टेटमेंट आपके पास सही है, लेकिन उसके आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसकी डायरेक्शन हम किस रूल से बताएंगे? राइट हैंड थंब रूल से, जो भारती बाबू ने हमें सही बताया है, जो मुकेश कुमार ने सही बताया है। राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल याद रखना। राइट हैंड थंब, थंब थंब कब यूज करते हैं? एक स्ट्रेट कंडक्टर है, सीधा तार, जिधर करंट जा रही है उधर अंगूठा करेंगे थंब, अंगूठा किधर करेंगे? करंट की डायरेक्शन में, उंगलियां कर्ल कर दो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी और सर्कुलर टाइप का मैग्नेटिक फील्ड होगा। तीसरे पे अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास में एक सर्कुलर कोइल है, एक लूप है, इस लूप में करंट पास कर रही है, इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो किस किस बात पे डिपेंड करेगा? तो सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड मैंने आपको लिखवाया था फॉर्मूला म्यू नॉट बाई 2 एन बाई आई, यानी कि जितने ज्यादा टर्न होंगे, जितने ज्यादा फेरे होंगे मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी एन आई बाई आर, ये आर नीचे है, जितने ज्यादा फेरे होंगे उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जितनी ज्यादा करंट होगी उतना स्ट्रॉन्ग बनेगा, रेडियस जितनी कम होगी उतना स्ट्रॉन्ग बनेगा। ये सर्कुलर लूप के लिए बताया था। और सर्कुलर लूप हम कैसे निकालते हैं? जिधर करंट फ्लो कर रही होती है उधर को उंगलियां कर्ल कर देते हैं, लूप में अंगूठा जा रहा है अंदर की तरफ को, यानी सो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा इनटू द पेज। ठीक है, इसके अलावा मैंने एक चीज आपको बताई थी कि अगर किसी कोइल में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जारी है तो ये लूप जो है ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है तो नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा। पांचवा क्वेश्चन मैंने क्या बताया था कि अगर मेरे पास में एक सोलिनॉइड हो, करंट कैरिंग सोलिनॉइड, इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका फॉर्मूला था म्यू नॉट एन आई। यहां पे स्मॉल एन था, देखो इस वाले फॉर्मूले में सोलिनॉइड वाले में था स्मॉल एन और लूप वाले में था कैपिटल एन। यहां पे कैपिटल एन बता रहा था नंबर ऑफ टर्न्स, फेरे कितने हैं, फेरों की संख्या कितनी है, और यहां पे स्मॉल एन मैंने बताया था कि एकांक लंबाई में फेरे कितने हैं, कि उतनी लंबाई में फेरे कम है या उतनी लंबाई में फेरे बहुत ज्यादा हैं, और उतनी लंबाई में बहुत सारे टर्न्स होंगे तो सोलिनॉइड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। फिर एक मैंने इसके अंदर आपको बताया था कि अगर आप इसके अंदर एक नरम लोहे की छड़ रख देंगे तो वो एक टेम्परेरी मैग्नेट की तरह काम करेगी, उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वैद्युत चुंबक भी कहते हैं। लेकिन इसी के अंदर अगर हम स्टील, कोबाल्ट या निकल रखेंगे तो वो एक परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। ये सारी बातें आपको बताई थी। दूसरा मैंने बताया था कि किसी सोलिनॉइड में अगर आप एक तरफ से देखते हैं, अगर करंट क्लॉकवाइज जा रही है तो साउथ पोल बनेगा, और इधर से साउथ पोल बन रहा तो उधर से देखने पर सारे के सारे नॉर्थ पोल दिखाई देंगे। ये सारी बातें हमने क्लास में डिस्कस की। ये मैं सब मान के चल रहा हूं कि आपको दिमाग में मेरे बोलने से पहले पहले आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ रहे हैं। अगर मेरे से कोई कह दे कि एक तार में करंट फ्लो कर रही है, इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, किस फॉर्मूले से आएगा? आई बी एल साइन थीटा से। इसे हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख रहे थे? आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड में तार बिल्कुल पैरेलल रखा हो, पैरेलल यानी कि एंगल बन रहा हो 0 डिग्री का या 180 का, तो फोर्स 0 लगेगा। लेकिन अगर ये रखा हो 90 डिग्री पे तो फोर्स मैक्सिमम लगेगा। ऐसे मैंने बताया था कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल घूम रहा हो, आवेशित कण घूम रहा हो, उस चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा उसका फॉर्मूला था क्यू वी बी साइन थीटा। तो अगर ये चुंबकीय क्षेत्र के, अगर मान लो बिल्कुल पैरेलल मूव कर रहा हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में भाग रहा हो तो थीटा 0, फोर्स लगेगा 0। लेकिन अगर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत भाग रहा हो तो फोर्स लगेगा मैक्सिमम। इसके अलावा एक क्वेश्चन हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वैद्युत चुंबकीय परिगण, ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें क्या होता है कि अगर हम किसी कंडक्टर को चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखें, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखें, तो उसमें एक धारा पैदा हो जाएगी, उसे हम इंड्यूस करंट कहेंगे। इंड्यूस यानी कि फेरोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि तार में करंट है तो आसपास चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। अब हम कह रहे हैं कि किसी चीज को चुंबकीय क्षेत्र में रखें लेकिन परिवर्तित, याद रखना परिवर्तित, चेंजिंग, तो उसमें करंट पैदा हो जाएगी। अब ये जो हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था, ये भी दो प्रकार का था, एक सेल्फ इंडक्शन और एक था म्यूचुअल। सेल्फ और एक था म्यूचुअल। इनकी मैंने आपको बताया था कि सेल्फ में एक ही कोइल होगी, उस कोइल को चुंबक के आसपास ऐसे करो, या उसे रोक के चुंबक को ऐसे करो तो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, तो उसमें करंट पास हो जाएगी। म्यूचुअल में दो कोइल होंगी, एक में करंट होगी एक में नहीं होगी, तो जिसमें करंट बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, करंट की वैल्यू घटाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। तो करंट बढ़ाया घटाकर आप दूसरे के अंदर भी करंट पैदा कर सकते हैं। ये म्यूचुअल इंडक्शन जो है वायरलेस जो चार्जिंग होती है, आजकल गाड़ियों में वायरलेस चार्जर रखे होते हैं ना, वायरलेस चार्जिंग में काम आता है ये म्यूचुअल इंडक्शन। ये ट्रांसफॉर्मर भी इसके ऊपर काम करता है। इस तरह की बातें आपको बताई थी। इसके अलावा हमने क्वेश्चन आपको बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर ही कि लेंज का नियम, कि किसी भी कोइल में करंट ऐसे पैदा होगी कि अपने पैदा होने के कारण का विरोध करेगी। और ये जो लेंज का नियम है एनर्जी कंजर्वेशन पे काम करता है, ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। फिर उसके अलावा फिर हमने आपको क्या बताया? हमने बताया कि फ्लेमिंग के दो रूल हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और एक आपको बताया कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ये लेफ्ट हैंड रूल कब काम आता है? कि तार में पहले से करंट है, उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो कहां फोर्स लगेगा, और अगर तार को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में ऊपर नीचे आगे पीछे चलाएं तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी। इसके अलावा हमने क्लास में आपको बताया कि मोटर जो है जिसे हम करंट देंगे और ये पंखा घुमा देगी तो मोटर इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है, लेकिन जनरेटर जो है इसे घुमाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेगा, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है। जनरेटर का शायद मैं लिखवाना भूल गया आपको, इसे लिख लेना। जनरेटर वाला, जनरेटर काम ठीक मोटर से अलग होता है। जनरेटर क्या करता है? इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। हिंदी में लिखेंगे, यह है यांत्रिक ऊर्जा को
यह यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है। अच्छा, फिर एक हमने बेटा आपको बताया कि जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, लेफ्ट हैंड रूल ये इलेक्ट्रिक मोटर के टाइम पे काम करता है, और जो जनरेटर है ये इसमें राइट हैंड रूल काम करता है। क्वेश्चन नंबर 16, अगर कोई आपसे कहे कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं, पैरा अणु चुंबकीय पदार्थ, ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन या वीक अट्रैक्शन या वीक रिपल्सन क्या शो करते हैं? वीक अट्रैक्शन। एक इसमें बताया हमने आपको कि जो डायमैग्नेटिक होते हैं ये वीक रिपल्सन शो करते हैं, और जो हमारे पास में फेरो होते हैं ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन शो करते हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। इसके एग्जांपल याद रखेंगे, Fe कोबाल्ट निकल, ये इसके एग्जांपल हैं। ठीक है। एक हमने बताया आपको क्यूरी टेम्परेचर, जिससे ऊपर फेरोमैग्नेटिक जो है वो पैरामैग्नेटिक बन जाएगा। फिर इनकी हमने वैल्यू बताई, 1130 किसकी है, 770 किसकी है, 354 किसकी है, ये बताई। फिर एक आपको हमने बताया क्वेश्चन कि किसी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चार्ज पार्टिकल भागेगा तो सर्कुलर पाथ पे जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाएगा तो पैराबोलिक पाथ पे मूव करेगा। ये हमने आपको 20 क्वेश्चन बताए। उम्मीद कर रहा हूं कि जैसे मैं बोल रहा हूँ सारे के सारे आपको दिमाग में आ रहे होंगे। अगर मेरे से बोलते बोलते ही जितना स्पीड से मैं बोल रहा था उतना स्पीड से अगर आपके दिमाग में सारे क्वेश्चन का आंसर बन रहा था तो समझ जाना कि इस चैप्टर को आप एक दो बार पीएनजी फाइल एक दो बार रिवाइज करके उन्हें आप कर लेंगे। एंटी फेरोमैग्नेटिक का क्रोमियम एक हमने आपको एग्जांपल बताया था, याद रखना है। विषय ने 1130, 770, 354 है बेटा, 330 नहीं है, 354 लिखवाया था हमने। ठीक है। तो कितने बच्चे ऐसे कि जो मेरे बोलते बोलते उनके दिमाग में जैसे शब्द मैं बोल रहा था वैसे वैसे कहानी उनके दिमाग में भी चल रही थी। हाँ भाई, सोलिनोइड है, नरम लोहे की छड़ रखेंगे तो टेम्परेली मैग्नेट बनेगी, अस्थायी मैग्नेट बनेगी जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं, लेकिन स्टील कोबाल्ट निकल रख देंगे तो स्ट्रॉन्ग परमानेंट वाली बन जाएगी। जैसे मैं आपसे बोल रहा था कि स्टेट कंडक्टर है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होगा, और राइट हैंड थंब रूल से पता चलेगा। लेफ्ट हैंड रूल जो है वो मोटर में काम आ रहा है, राइट हैंड रूल जनरेटर में काम आ रहा है। मोटर क्या कौन सी एनर्जी को कहां बदल रहा है, जनरेटर किस एनर्जी को कहां बदल रहा है, पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक, ये सारी बातें दिमाग में आ रही थी। और भाई अगर आपको ध्यान हो कि क्या लगे इस चैप्टर के मॉक टेस्ट में खूब क्वेश्चन मिल रहे हैं। दूसरा, मैंने अभी अगर आप देख रहे हो जो बच्चे मेरे साथ जुड़े होंगे टेलीग्राम पे, अभी टेलीग्राम में अभी आपको ने देखा होगा इसी चैप्टर के क्वेश्चन आपने किए होंगे। हमने जान पूछ के इसी चैप्टर के क्वेश्चन अभी डलवाए हैं टेलीग्राम पर, क्योंकि ये चैप्टर जो है रिसेंटली आपके यहाँ चल रहा है। तो अगर आपने कल तो मैं इसके थे, कल अगर आप देखें कल के चैप्टर में कई क्वेश्चन देखो। पहले क्वेश्चन ये था, यदि क्षण चुंबक को n टुकड़ों में काटा जाए तो प्रत्येक चुंबक में कितने ध्रुव होंगे? 2 होंगे। अगला क्वेश्चन था कि चुंबकीय क्षेत्र की ऐसा इकाई क्या है? आज हमने पढ़ लिया टेस्ला है। ये सारे के सारे क्वेश्चन इसमें आ रहे थे हमारे पास में। तो मैंने कल के उसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो भी डलवाए थे आप जान पूछकर, मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर के ही। ठीक है। सबका आंसर पता है? टोल्ड होता है कि एक सर्कुलर, मान लो कि आप जैसे ना अपने पास होता है ट्यूब होती है साइकिल की, तो उस पर तार लपेट दो। इन सबकी जरूरत नहीं, जिनकी जरूरत है हम बता देंगे अपने आप। ठीक है। चलिए, एक दो जगह मिस्टेक हो, बाकी सब जगह धीरे धीरे रिमाइंड हो रहा था। ठीक है। चलो, अब आज की क्लास में हम इतना रख रहे हैं, कल सुबह मिलेंगे 8 बजे। तो कल से आपकी क्लास सुबह 8 बजे चलेगी, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है। और ये मैंने आपके मिल जाएगी पीरियडिक टेबल की जो ये है, और बाकी जो भी हमने क्लास में पढ़ा इसका मैं दिखा देता हूं। तो साइंस 28 वाले जो बच्चे हैं इन्हें हम अलविदा कहेंगे। ठीक है। फोन बन गया, दोबारा टूट गया बनने के बाद, आज फिर स्क्रीन टूट गई। तो नहीं, फोन के साथ लग रहा है इसके ऊपर 7.5 चल रही है। नया फोल्डर डलवाया था वो भी टूट गया साइड से, खैर पर चल रहा है अभी। तो हम दूसरा फोन लेने की सोच रहे हैं, कोई नया फोन लिया जाए। बहुत दिन हो गए, फोन कह रहा है बार बार कि भाई साहब मुझे माफ करो। टेलीग्राम पे जो नहीं हो टेलीग्राम पे जुड़ जाना, अंकुर सर फिजिक्स लिखना टेलीग्राम पर, और जिस चैनल में 40,000 बच्चे हों उसे आप ज्वाइन कर लेना, बाकी फर्जी चैनल को छोड़ देना। ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर। सुबह मिलते हैं 8 बजे। थैंक यू।